गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र, है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया था, कूलम्ब्स का बेसिक हो गया था। आज हम कुछ चीजें हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमारा ये हो गया था आपका कि बहुलकों को ऐड करना, ठीक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यदि हम बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब कि कई आवेश होंगे, ठीक है, और वो आवेश अलग अलग पिंडों में होंगे, ठीक। मतलब कई आवेश अलग अलग पदार्थ या पार्टिकल को लेकर बने हुए हैं। पार्टिकल की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, मतलब कोई ना कोई वस्तु में जिसमें आवेश रहता है, ठीक है। अब उस पदार्थ एक जगह रखा होगा, एक पिंड दूसरे जगह रखा होगा, एक पिंड तीसरे जगह रखा होगा, ऐसे करके इनफाइनाइट पिंड हो सकते हैं, ठीक। तो कहता है कि आवेशों के उस निकाय वो क्या होगा कि आपस में एक दूसरे के साथ से कनेक्टेड भी होंगे। तो क्या जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो क्या बन जाएगा? निकाय बन जाएगा, कोई एक अवस्था बन जाएगा, कोई एक आकृति बन जाएगी। निकाय का साफ सुथरा मतलब है आकृति, ठीक है, जो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़ी होगी। अब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, अभी हमने क्या किया था? बल को निकाले थे, कंप्लीट बल। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र को, मतलब कि विद्युत बल तो ठीक है मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि जो अलग अलग मेरे निकाय हैं, मेरे जो अलग अलग आवेश हैं, उन आवेशों का कितना बड़ा क्षेत्र होगा, कितना बड़ा क्षेत्र होगा। अब डिपेंड करता है उन आवेशों का क्षेत्र, उन आवेशों का क्षेत्र। तो यदि हम उन आवेशों के क्षेत्र की बात 10th में बिटिया चले जाओ नीचे, मैथ पढ़ लो। अब यदि हम बात करते हैं कि उस क्षेत्र में क्या कैसे रहेगा, तो मानते हैं कि एक हमारे पास ये निकाय है, ये डायग्राम, ये हमारा निकाय है। अब इस निकाय में क्या है समझना, एक पिंड है ये और एक पिंड है यहाँ पे, मतलब कि एक ओरिजिन मान के चलते हैं, एक निकाय ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये आवेश आया, यहाँ से दो डिफरेंट डॉटेड वाले में आवेश को बता रहे हैं। ये आवेश आया, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है, यहाँ भी आवेश बढ़ा है और यहाँ भी आवेश बढ़ा है, मतलब आवेश चारों तरफ, ठीक है, ठीक। ओरिजिन बिंदु हमारा ये, क्लियर। अब कहता है कि यदि हम इस निकाय में विद्युत का क्षेत्र पता करेंगे, मतलब जो आवेश है वो पूरे आवेश के प्रभाव करें, वहां पे कितना आवेश है, किस क्षेत्र में उसका, वो सारी गणनाएं हमको करना है। क्षेत्र को डिनोट करना है E1 E2 E3 जो भी है, ये क्षेत्र को बताते हैं। आई होप आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद हर ओरिजिन बिंदु से, ये जो हमारा ओरिजिन बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डिस्टेंस है, R3 भी R1 भी P भी R1 करके ये हमारा वेक्टर या सदिश राशि का उपयोग करके हम करते हैं, क्लियर। अब क्या होगा, इसकी कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो कहानी समझेंगे तो शायद और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कहता है माना किसी निकाय के n आवेश है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग लिखिएगा, माना किसी निकाय में कुल कितने आवेश है? n आवेश है, Q1 Q2 Q3 और जाके आकर Qn हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं, जिनके किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष, अब इन सबका मूल बिंदु ये है, ठीक। आज थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, डायग्राम को भी लेकर रखे हो। Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश हैं हमारे पास निरंतर, उनका मूल बिंदु ये है O, ठीक। अब यदि हम कहते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश, 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 O के सापेक्ष स्थित सदिश R। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? मतलब स्थित सदिश क्रम क्या हो सकते हैं? R1
R2, R3, R4 और जाके आपका R5, R6, Rn तक। जब हमारे आवेश होंगे n तो जो उनकी सदिश राशि का जो मेल बिंदु के सापेक्ष सदिश जो स्थितियां बन रही है यानी R भी हमारा n तक होगा। कोई डाउट? तथा एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश मतलब किसी एक आवेश के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? एकांक आवेश का मतलब होता है एक आवेश के कारण, किसी भी एक आवेश को उठा लिया जाए उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्षेत्र बनेगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है एकांक आवेश के कारण Q1, Q2, Q3 और Qn आवेशों की मूल स्थितियां विक्षुब्ध नहीं होती। एकांक आवेश मतलब किसी में भी आवेश किया जाता तो ये नहीं कि आप एक आवेशित हो गया तो बाकी जो आवेश है या पिंड है वो विक्षुब्ध हो जाए, उनमें कोई प्रभाव नहीं। यदि किसी एक पिंड में कोई आवेश में परिवर्तन होता है तो बाकी आवेश का कोई विक्षुब्ध परिवर्तन नहीं होगा, वो अपनी स्थिति में है। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी निकालो कुछ परिवर्तन होगा, कुआं से एक लोटा पानी निकालो कुछ परिवर्तन होगा, एक बाल्टी में रखा है 10 लीटर की उसमें से एक लोटा पानी निकाल दो तो परिवर्तन लगेगा। तो आवेश मतलब एक पिंड है, अब उस पिंड में बहुत सारा आवेश है, n तक है बेटा। अगर 3 जो होते Q1, Q2, Q3 तो वहां परिवर्तन होता, मतलब वो विक्षुब्ध होने लगता, सिर्फ 3 होते तो। और जब हम आवेश ले रहे हैं n टाइम तक, n मतलब इनफाइनाइट, तो विक्षुब्ध होने की समस्या तो है ही नहीं। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, Q1, Q2, Qn आवेशों की मूल स्थितियां विक्षुब्ध नहीं होती, मतलब उनकी जो मूल स्थिति है वो अपनी मूल स्थिति में रहते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बिंदु P, हमारे पास एक बिंदु P आया है डायग्राम में, यहां पे ये बिंदु P जिसे स्थित सदिश R द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, मतलब जो P है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की ओर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? Q1 के कारण, आवेश के कारण क्या क्षेत्र बनेगा, कहां तक उसका प्रभाव रहेगा, तो ये उसका प्रभाव है। यहां पे जब समझेंगे ध्यान से, ये Q1 है, मिल रहा है बेटा, ये Q1 निकाल, देखो ये गया, ये P बिंदु से ही गया है, यहाँ ये विद्युत क्षेत्र हुआ। ऐसे Q2 को ले लो आप, ये Q2 हुआ और Q2 के द्वारा इसका ये गया, यहाँ पे Q2 इस तरह ये गया है सीधे सीधे, ये Q2 E2 सीधे है, Q1 E1, Q3 E3, Q4 E4, Q5 जहां से बनेगा उसके सापेक्ष, जहां पे आवेश का एक पिंड होगा उसका प्रभाव ठीक सामने होगा। क्लियर? अगर कोई चीज, मान लो उदाहरण के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं तो जाहिर सी बात है मेरा प्रभाव कहां होगा, सामने होगा। लॉजिक। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बंद कमरा है, कोई रास्ता है ही नहीं, पूरा पैक है, और इस बंद कमरे में आग लगा देते हैं, तो उस आग का प्रभाव कहां होगा, सब सामने तो हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से क्या दीवारें हैं, तो सामने ही प्रभाव करेगा। से वही चीज है कि आवेश, इस आवेश का प्रभाव जिस सामने यानी उसके सापेक्ष होता है, उसका जो क्षेत्र बनेगा उसके सापेक्ष बनेगा। यहां तक हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। R1 पर स्थिर आवेश Q1 के कारण, अब देखो क्या है, जैसे हमने वहां पे एक एक करके बल को गणना किए थे, तो यहाँ पे बेटा करना हमको क्षेत्र की गणना, वहां पे बल की गणना थी, आवेश की गणना भी की लिए। अच्छा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट होगा कूलम के नियम से, जितना भी हम पढ़ रहे हैं सबका सब कूलम के नियम से ही चलेगा। तो क्या करेंगे इसमें,
R1 पर स्थिर आवेश Q1 के कारण अवस्थित R पर विद्युत क्षेत्र E1, R पर विद्युत क्षेत्र E1। मतलब क्या हुआ कि R1 पर स्थिर आवेश, R1 कहां पे बेटे ये, तो R1 पर स्थिर आवेश Q1, ये आया। R1 पर स्थिर आवेश कहां है, Q1 है। तो Q1 के कारण अवस्थित R पर विद्युत क्षेत्र E1। कोई डाउट? इसके वजह से यहाँ का आवेश का क्षेत्र जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। आई होप यहाँ का डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर? तो E1 क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम्स के अकॉर्डिंग Q बटे R होता है। तो Q1 ले रहे हैं क्योंकि R1 है, Q1 ले रहे हैं, सिर्फ एक की बात हो रही है। तो E1 निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R1 का P, R1 का P मतलब इस P बिंदु के सापेक्ष। P कहां से आया, क्योंकि P क्या डिनोट करेगा, क्षेत्र को बताएगा। उस बिंदु, क्षेत्र या एक सेंटर बिंदु है जहां से सारे क्षेत्र बढ़ रहे हैं, केंद्र बिंदु। तो R1 P इंटू R1 P का वेक्टर। कोई डाउट? पक्का समझा जाएगा। तो क्षेत्र का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R इंटू R का वेक्टर, ये सूत्र होता है। तो जब Q अपॉन R बात कर रहे हैं तो Q1 है R1 और इंटू R इंटू P का वेक्टर। यहां तक क्लियर? इसी प्रकार R2 के निकालेंगे, इसी प्रकार R3 निकालेंगे, R4 निकालेंगे, R5 निकालेंगे, R6 निकालेंगे और डॉट डॉट Rn तक चलेगा। इतने में कोई डाउट हो? डायग्राम क्लियर? सेव। अब देखते हैं इसी प्रकार R2 का निकाला, मतलब बेटा ये Q2 के सापेक्ष ये बना, तो Q2 बना तो E2 चाहिए, तो E2 निकाले थे, तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट रहता है, तो हर जगह नियतांक के रूप में काम करता है। वहां Q बटे R होता है सूत्र क्षेत्र निकालने के लिए। तो यहाँ पे Q की जगह Q2 निकाल रहे हैं तो Q2 आ जाएगा। तो Q2 बटे R2P। P यहाँ पे क्या है, एक नियतांक, इस तरह स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु है जो विद्युत क्षेत्र को आगे बांटता है, जहां से विद्युत क्षेत्र निकलता है, तो उसका भी केंद्र बिंदु होगा। तो P यहाँ पे, तो R1 का R2 का सॉरी P इंटू R2P का क्लियर है। अध्यारोपण सिद्धांत यहां भी लगता है। अध्यारोपण मतलब ध्यान रखना, अध्यारोपण का मतलब यह है कि अलग अलग भाग को एक जगह इकट्ठा कर देना। अब समझो, बहुत सारे आवेश हैं, इस आवेश का प्रभाव यहाँ पड़ा, उस आवेश का प्रभाव यहाँ पड़ा, सारा कुछ करने के बाद लॉजिकली समझे इसको थोड़ा सा और फाइनल में। तो हर एक अपना अपना सापेक्ष बनाना है, यही समझिएगा जो भी है, ठीक है। अब इस क्षेत्र बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र है सापेक्ष, लेकिन पूरा काउंट करेंगे, पूरा आर, तो क्या बनेगा, एक सर्किल बन जाएगा। यहाँ पे इसका अलग होगा, इसका सापेक्ष अलग होगा, उसका सापेक्ष ऊपर होगा, उसका आगे इस तरह बनेगा, जो यहाँ होगा उसका यहाँ बनेगा, जो यहाँ होगा उसका यहाँ बनेगा। तो लेकिन जहां एक बिंदु होगा जो क्षेत्र बिंदु को डिनोट करेगा, P लिखिए, ठीक। तो अध्यारोपण सबको एक साथ जोड़ देना, E1 R प्लस E2 R एंड सो ऑन EN R। कोई डाउट? 1 ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन रहता है, निकाल ली और सबको इकट्ठा किए, Q1 R1 का R1P का स्क्वायर, R1 2P का स्क्वायर, ये करते हुए आपका कंटिन्यू का स्ट्रक्चर आ जाएगा RN स्क्वायर। क्लियर? फिर इसके बाद क्या किया, ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आएगा एलडी। और फिर क्या होता है ध्यान समझना, यदि सबको जितना भी है
आपको किया जाए 10वीं में एक होता था सम वाला, मैथ में समेशन होता था, समेशन सारी चीजों को जोड़ देना, 10th के लास्ट चैप्टर में मिलेगा आपको समेशन वाला मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या हुआ, समेशन वाला जोड़, समेशन का मतलब ये होता है जोड़। अब समेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, समेशन i इक्वल टू 1 की पावर n, i कहाँ से होगा 1 से, और कहाँ तक जाएगा, तो जब ये यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे आएगा q, कहाँ से शुरू होगा i, तो यहाँ q1 होगा तो q1 की जगह क्या है n तक जाएगा तो n की जगह क्या आएगा i, और r1 स्क्वायर p और r1 वेक्टर p, यही इसका क्लियर, कोई डाउट बन जाएगा। यहाँ पर सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तब जाके स्क्वायर, ठीक, डाउट कंफ्यूजन मत हो, वहाँ पे लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक, q अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय, ये वाला समझ में आ गया, पक्का कर लोगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि RSIT स्कूल करके ही डालोगे तो चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे उस चैनल में नॉट ओनली फिजिक्स हुआ, इंग्लिश का हुआ, कंप्यूटर साइंस के हुआ, या और भी फर्दर जो भी क्लासेस होंगी सारी का सारा वीडियो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके प्रतिदिन का जो भी यहाँ पे लेक्चर होता है, हमारे लेक्चर होता है, एक बेनिफिट हो, ठीक। आप चाहो दूसरा बेनिफिट क्या है, घर में जाके एक बार प्रैक्टिस फिर से खोल के ओपन करके यूट्यूब वीडियो और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। विद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिप्राय मतलब नाम से है, एक विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका क्या अभिप्राय, विद्युत क्षेत्र का भौतिक में क्या अभिप्राय, कहानी ये है, मतलब हम विद्युत क्षेत्र को फिजिक्स की भाषा में क्या मानते हैं, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की फिजिक्स में क्या अस्तित्व है, कुछ भी कह सकते हैं, सारे का मतलब एक ही है। कहता है विद्युत क्षेत्र आवेशों के किसी निकाय के वैद्युत पर्यावरण को अनुप्लक्षित करने की सुरुचि संपन्न उपाय है। ऐसा समझो कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है बहुत सारे आवेश होते हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे आवेश होंगे, और उस आवेश के कारण, आवेश कहाँ होंगे, किसी न किसी निकाय में होंगे, तो उस आवेश के कारण किसी निकाय के वैद्युत पर्यावरण को अभिलक्षित करने की सुरुचि संपन्न उपाय है। मतलब कि उसमें जब निकाय में आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो एक ना एक प्रकृति के हिसाब से कुछ ना कुछ एक उपाय बनेगा, उस आवेश का कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा। कोई आवेश यदि है तो उसका उपयोग हम करेंगे नहीं करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र जो है भौतिक की सबसे बड़ी अवस्था ये है कि जब किसी पिंड में कोई आवेश होता है तो उसका कुछ न कुछ हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास के क्षेत्र में उसका उपयोगिता बनती है। यदि मान लो मंठार का एग्जाम्पल, वहां से बिजली उत्पन्न होती है, तो जैसे पानी गिरता टरबाइन में जाता है, आवेश उत्पन्न होता है, तो उस आवेश का उत्पन्न क्या हमारे पर्यावरण में क्या बेनिफिट, बिल्कुल बेनिफिट है। उस आवेश का उपयोग करके हमारा जो बाकी जो समाज है, सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो भी बन रहा है, लाइफ बिजली भी हमको मिल रहा है, उपयोगिता ये है। आगे कहते हैं आवेशों के निकाय के चारों ओर स्पान में किसी बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि निकाय को विक्षुब्ध किए बिना यदि इस बिंदु पर कोई एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश रखे तो कितना बल अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र का सीधा सीधा कहानी दूसरी ये भी कह सकते हैं कि जब किसी आवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि उस आवेश पिंड को बिना छुए, विक्षुब्ध किए मतलब बिना हिलाए डुलाए, उसमें कितना धनात्मक आवेश है, और उस धनात्मक आवेश का जो परीक्षण हम कहते हैं विक्षुब्ध किए बिना, तो वो उसमें कितना बल का अनुभव होता है, मतलब उस आवेश में पावर कितना है। जब कोई आवेश होगा, चार्ज होगा, तो ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि उसको बिना छुए कितना बल है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की भौतिक अवस्था है। क्लियर? कहते ना 440 वोल्ट का करंट है, तो क्या नापने वाला 440 को पकड़ के नाप रहा है, वो अनुभव किया,
वो अनुभव किया अपने मीटरों के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक मीटर जिसको वोल्ट को नापते उनके द्वारा वो नापा और बताया 440। ये नहीं कि वो खुद जाके पकड़ लिया बता दिया कि 440। वो मीटर वो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के माध्यम से देखा कि हाँ 440 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जब किसी पिंड में कोई आवेशित पिंड में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उस विद्युत क्षेत्र में कितना बल है उसका अनुभव करना, उसका परीक्षण करना, या उस बल का अनुभव करके हम ये बताते हैं कि इस पिंड में कितना आवेश है। यही सारा कुछ विद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय के अंतर्गत आएगा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब देखो समझ लो, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, ये दिशा है तीर लगा इसलिए सदिश राशि, दिशा और परिणाम दोनों निश्चित है। मतलब किसी दिशा में जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र हमारा याद रखना सदिश राशि। अगला विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसको समझो। ये देखो आवेश को पिंड को धनात्मक और धन वाला ये क्या होगा बाहर की ओर निकल रहा है। इस तरह का चित्र छोड़ा नहीं तो ये क्या हो रहा है बाहर जा रहा है। तो कहता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जाहिर सी बात है जब कोई आवेश होगा बेटा किसी पिंड में तो बहुत सारी रेखाएं बाहर निकलेंगी, और जब बाहर निकलेंगी तो कहां किसी निश्चित क्षेत्र तक जाएंगी। अब प्रश्न ये है सर कोई आवेश निकल रहा है क्षेत्र तो खूब बड़ा क्षेत्र बन जाएगा तो नहीं। जितना उस पिंड की कैपेसिटी होगी, जितना आवेश होगा, जितने क्षमता का आवेश होगा उससे कुछ समथिंग मिलता जुलता अपना वो क्षेत्र बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक अब वो पिंड किसके ऊपर निर्भर करेगा, द्रव्यमान के ऊपर। उसका पिंड का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, और उस द्रव्यमान के ऊपर क्या होगा आवेश आया, और उस आवेश का प्रभाव उसके क्षेत्र में आएगा, और जो आवेश होगा वो धनात्मक रहेगा तो बाहर की ओर जाएगा, और वही जो ऋणात्मक होगा तो वो सारे क्षेत्रों को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे कैसा वही है, इसकी थ्योरी पढ़ना। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ है काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये देखो अलग अलग है ना कोण, कोई अलग कोण बनता है, कोई 360 का बनेगा, कोई 180। तो निष्कोण मतलब ये कोण को डिग्री बनती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत एकांक धन आवेश चलता है। एकांक धन आवेश मतलब अलग अलग धन आवेश बन रहे हैं। ये नहीं कि एक ही क्षेत्र बन गया एक ही रेखा निकलती रही है, बहुत उस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं आपस में निकलेगी। और धन आवेश होगा पिंड में तो जो रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर जाएंगी, और ऋण आवेश नॉर्मल है तो धन की जो रेखाएं होंगी अंदर की ओर आएंगी। कोई डाउट? सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो वैद्युत बल रेखा एक किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन अभिलेख पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब वैद्युत बल रेखा, वैद्युत आवेश हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, जब विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल भी होगा। तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है? वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बहुत सारी रेखाएं खींची गई है ना अलग अलग, उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो धन आवेश है उसमें कितना बल लग रहा है वो हमारा जो बताता है वो हमारा विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। जितनी सारी बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब रेखाएं निकलेंगी उतना ज्यादा उस पिंड में ज्यादा शक्ति होगा, ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर है? इसके बाद वैल्यू कैसे शो करो डिस्कस करना। ठीक है, थैंक यू।